आपस में भाई को लड़ाने का तो सरकार ने, इसने बीजेपी सरकार ने ठेका ले रखा है जी। आज मैं अपने गांव में गर्व से कह सकता हूँ, मेरे गांव में कहीं खाचा नहीं मिलेगा आपको। ऊपर से तो आप भाइयों में और आपस में झगड़ा करवा दिया। अगर वाल्मीकि समाज, धाड़क समाज, सासी समाज, अगर किसी में कोई कमजोर वो समाज है, परिवार जो है डॉक्टर अशोक तंवर और कुमारी शैलजा, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। ये गलत अफवाहें हैं जी। हुड्डा साहब कभी भी अनुसूचित जाति के खिलाफ नहीं रहे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जितनी इज्जत, जितना मान सम्मान बहन करतार देवी को दिया, इतना तो किसी को जनरल वाले को भी नहीं दिया। अखबार में ये आएगी, अगर रोहतक पूरे हिंदुस्तान में सबसे साफ सुथरा शहर है। इंदौर को पीछे छोड़, ऑटो रिक्शा यूनियन की जो संख्या है, जो उनके ऑटो चालकों की, उसकी वोट लेने के लिए तो आप ऐसा नहीं कह रहे हैं। एक तो मेरा पहला टारगेट होगा कि रोहतक वासियों को मैं पानी के लिए नहीं तरसने दूंगा। ये जो डीएससी का जो कानून लेके आए, जो सरकार की बिल्कुल गलत नीति है। खट्टर साहब तो हम हमारे वो करे हैं, सरपंच ने काम करना नहीं आता तो फिर काम किसने करना आता है। जब आपको मुख्यमंत्री बना देता, आप SYL का पानी ले दो। इन तो है समाधान नहीं हुआ तो हमारे गांव ने मिलकर ने गांव में रेल भी रोक दी थी। एक रिकॉर्ड तोड़ 2200 वोट पोल हुई थी, 1750 मेरे को अकेले को दी। अकेले। सरपंच साहब, मेयर के चुनाव का बिगुल बन चुका है, तो आप भी कांग्रेस पार्टी से टिकट चाह रहे हैं मेयर की? हाँ बिल्कुल चाह रहे हैं जी। और राजनीति में चाण की चीज है जी। हमें कांग्रेस पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के हम एक भगत हैं, और हम भी चाहते हैं हमारे को टिकट मिले और हम इलेक्शन लड़े। तो कांग्रेस पार्टी से कब जुड़े आप? कांग्रेस पार्टी से तो जी हम बचपन से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने तो जब पहले हमारा हल्का घुमाना होता था, हम तो चौधरी क्या नाम है, पंडित रामधारी गौड़ जी इलेक्शन लड़े, हम तो उसकी गाड़ी के पास झंडे लेके घूमे करते। कौन से गाँव? गिलौट गाँव है जी मेरा। तो सरपंच आप कौन से साल में बने? सरपंच बना जी 2016 में। उससे पहले मैं 2 जनरल के मैंने इलेक्शन भी लड़े गांव में सरपंची के। उनमें थोड़ी वोटों से रहा, कभी 150 वोटों से रह गया, कभी 90 वोटों से रह गया। लेकिन फिर तीसरी बार जब इलेक्शन SC का आया, हमारा ग्रेजुएशन का आया, उसमें OP सर एक रिकॉर्ड तोड़ 2200 वोट पोल हुई थी, 1750 मेरे को अकेले को दी। अकेले को कमाल। गांव मेरे को बहुत प्यार करता है, गांव के शहर रोहतक शहर भी मेरे को बहुत प्यार करता है। तो गांव में जब सरपंच आपका 5 साल का कार्यकाल रहा, तो ऐसे कौन से काम आपने करवाए कि जो आप मेयर की दावेदारी करेंगे और भाई लोग आपको मेयर का टिकट मिलेगी तो आपको मेयर बना भी दें? तो ऐसी क्यों आपके सरपंची के टाइम के काम बताओ। मेरा गाँव में सिर्फ एक ही मुद्दा था जी, पीने का पानी। पीने का पानी लाने के लिए मैंने प्रशासन से, सरकार से पूरी लड़ाई लड़ी। अच्छा। मैंने वो बात तो नहीं, मैं डिग्गी का भी भाई जैसे वाटर वर्क्स है, वहाँ भी काफ़ी मैंने वो जो प्रशासन के साथ लड़ाई लड़ी। और लास्ट में जब मेरा समाधान नहीं हुआ तो मैं हमारे गांव ने मिलकर ने गांव में रेल भी रोक दी थी। अच्छा। हाँ, पानी लाने के लिए जी। जब आपको मुख्यमंत्री बना देता, आप SYL का पानी ले दो। इन तो देखो जी, इतनी बड़ी बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं एक छोटी राजनीति के उसमें बात करता हूँ। भाई मैंने अपने गांव में मैंने पानी के लिए खेड़ी साध में अंडरग्राउंड 8 इंची पाइप बिछी जी, और वहाँ मैंने बूस्टर बनवा के न अंडरग्राउंड प्रेशर से पानी मंगवाया। मेरे गांव में 3 टैंक हैं जी पानी के अब इस टाइम में। अच्छा। तीनों टैंक 5 दिन में भर जाते हैं, जब नहर आती है पानी के फुल हो जाते हैं। और उसी के बीच में मैंने गांव के किसी के साथी के जमीन लगती थी, वहाँ मैंने समरसीबल लगवा दिया। एक कनेक्शन मैंने वहाँ जो है ट्रांसफार्मर वहाँ लगवा दिया बिजली का। जब नहर का पानी आता है तो नहर के पानी से आता है, और जब नहर बंद हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो हम उस समरसीबल से पानी को वहाँ जो ना गाँव में लेते हैं। और मैंने अपने टाइम में पानी के लिए 6 बिजली के कनेक्शन करा रखे जी, पानी के लिए पंचायत में। और मेरे गांव पानी के लिए बड़ा वो था जी, और हमने जितनी हुई हमने पूरी कोशिश करके ना गांव में पानी, पीने का पानी लाए। और दूसरा था जी सफाई का काम, जो मेरे गांव में जब मैं सरपंच बना सर, 3 जगह ऐसा डिस्प्यूट था जहाँ बच्चियाँ स्कूल में जाती थी तो गलियों में जो ना अपने कपड़े ऊपर करके ना जो ना सलवार ऊपर जूते निकाल के ना जब जाती थी। और मैंने लोगों के घर आपका उनका 2 आदमी इतना ज्यादा 4 का था, मैं उनके घर के उसके भी पाँव पकड़े, उसके भी हाथ जोड़े, भाई कोई बात ना, मैंने अपना सारा मामला सेटल बना कराया जी। और आज मैं अपने गांव में गर्व से कह सकता हूँ, मेरे गांव में कहीं खाचा नहीं मिलेगा आपको।
मतलब सारी गलियां पक्की। हाँ, सारी गलियां पक्की और कहीं डिस्प्यूट नहीं जी। तो ग्रांट कहाँ से आई? ग्रांट डी प्लान में ले जी, डी प्लान में भी लेता मैंने सारी ग्रांट मेरा था जी। प्रशासन ने भी PRI से भी आए और अपने जो मछलियों के तालाब बोली दी उनसे भी कुछ पैसे आए। जब CM मनोहर लाल थे खट्टर, तो कहते हैं सरपंचों को तो काम ही नहीं करने देते थे। वो सरपंचों ने एक एजिटेशन भी किया, पूरे हरियाणा के सरपंच नाराज भी थे। मेरे टाइम में नहीं था जी, मेरे टाइम में था लेकिन शुरू में, लेकिन हमने जब रजिस्ट्रेशन कराया, ओम प्रकाश धनखड़ जी मंत्री थे, उन्होंने हमारी बातें मान ली थी उस टाइम में जब हम गए थे। अच्छा। तो कुछ ये 2016-17 की बात है, सरपंच बनती हुआ था, तो उसमें वो फिर हमारी तो पूरी कर दी थी जी। अब जो दूसरी प्लान जो सरपंचों की आई थी, इसमें डिस्प्यूट रहा है वो काफ़ी। अच्छा। और खट्टर साहब तो खम हमारे वो करे हैं, सरपंच ने काम करना नहीं आता तो फिर काम किसने करना आता है? सरपंच तो एक निचली पीढ़ी का उसका आदमी है, निचली सीढ़ी का, वही से तो विकास चलता है। जो सरकार है वो तो सरपंच है। और सरपंच तो गांव में ऐसे काम करता है जी, सभी को साथ ले गए। सरपंच किसी का घना ज्यादा भेदभाव नहीं करता, क्योंकि उसको बीजेपी भी पार्टी वोट देती है, उसको कांग्रेस भी वोट देती है, उसको BSP भी देती है, उसको इनोलो भी देती है। वो किसी पार्टी से नहीं बन रहा। खाम लोग पार्टी का बना लेती है, कांग्रेसी सरपंच बन गया, फलानी पार्टी है, वो किसी पार्टी नहीं होता। अच्छा, आप भी गांव से हो। अच्छा, आप जैसे रविदासिया समाज से संबंध रखते हैं, जाति से, तो ये जो DSC का जो कानून लेके आए, जो तो ये क्या इससे कुछ प्रभाव पड़ा है समाज पे, अनुसूचित जाति में? बहुत ज़्यादा जी। ये सरकार की बिल्कुल गलत नीति है। मैं तो ये कहता हूँ सरकार ने ये DSC ना बना के एक जो कमज़ोर समाज है, जो कमज़ोर जो बिरादरी है, उसको 20% में अच्छा प्रतिनिधि दो। देखो उसको, अरे आप सरकारी नौकरी निकाल नहीं रहे, आप सरकारी नौकरी तो दे नहीं रहे, ऊपर से दो आप भाइयों में और आपस में झगड़ा करवा दिया। ये तो सरकार की जो ना जातिवाद, ये आपस में भाई को लड़ाने का तो सरकार ने, इसने बीजेपी सरकार ने ठेका ले रखा है जी। वो तो कह रहे हैं कि जो वंचित लोग हैं, अनुसूचित जाति के, हमने उनको हम कब कह रहे हैं नहीं दो ना, हम तो कह रहे हैं 20 का 20% उनको दे दो, अगर उनको वो है तो। मैं कहता हूँ जी, अगर वाल्मीकि समाज, धाड़क समाज, सासी समाज, अगर किसी में कोई कमजोर समाज है, अगर उसमें नौकरी की प्रोत्साहन ज्यादा देना चाहते दो ना, कौन मना कर रहा है? आर्थिक आधार दो उनको। अगर कौन सा वाल्मीकि समाज कमजोर है तो उनको दो ना आप। क्यों चमारों के बच्चे लग रहे हैं, क्यों धाड़क के बच्चे लग रहे हैं? पहले वाल्मीकि समाज को ले लो, पहले सासी को ले लो। ये सरकार का दायित्व बनता है जी, जो कमजोर समाज है उसको आगे लाने का, ना कि एक दूसरे को बांटने का। तो विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव पड़ा इलेक्शन में? देखो जी, थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है, कोई भी चीज होती है उसका फर्क तो पड़ता है सर। बाकी मैं तो ये कहूँगा, ये सरकार की बहुत ही गलत नीति है। हम किसी समाज के विरोधी नहीं है, हम उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे बांट के नहीं जी। अच्छा, ये बताओ, जैसे कहते हैं कि अनुसूचित जाति समाज का शोषण हो जाता है, उनको दबा के रखते हैं, ऐसा आप मानते होंगे? गांव में भी रहते हो आप, समाज में, रोहतक शहर में रहते हो, तो ऐसी चीजें हैं क्या? हाँ, ऐसा है जी, सभी तरह के लोग हैं उसमें। हर एक बिरादरी में अच्छे लोग भी हैं, और उन अच्छे लोगों की वजह से ये समाज टिका हुआ है, ये देश तरक्की कर रहा है, ये जो ना प्रदेश तरक्की कर रहा है। लेकिन उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं, और वो सामाजिक तत्व जो होते हैं, असामाजिक जो लोग होते हैं, वो एक समाज का ताना बाना बिगाड़ने के लिए इस तरह के जो ना वो करते हैं। उसके लिए फिर ये SC एक्ट भी लगाना जरूरी है जी, क्योंकि वो वैसे तो काबू में आते नहीं। और होता जी, मैं नहीं कहता भाई वो करते हैं, 20% 10% लोग ऐसे हैं जो लोग शोषण करते हैं, और ये कानून उन्हीं के लिए है, ना कि अदर जो समाज है उनके लिए। जो अच्छे आदमी उनके लिए क्या जी, उनके लिए तो सब ठीक है। ये कहते हैं कि भाई इनको राजनीति में आगे नहीं आने दिया जाता, ऐसा कुछ है क्या समाज? नहीं, राजनीति में तो ठीक है जी, राजनीति का जिसका जहाँ वो होता है वो राजनीति में आते हैं। मैं इस बात अपने इलाके के केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चांदराम बड़े नेता रहे हैं, तो क्या मानते हैं उनकी, वो इतना बड़ा नेता बना, उसमें यहाँ के अलग जो जाति के जो नेता है उनका कोई योगदान है उनको आगे बढ़ाने में? देखो जी, चौधरी चांदराम जो जी एक बड़ी पहचान थे, और चौधरी साहब ने तो उस टाइम में
लाहौर से पढ़ के आए थे आज़ादी से पहले भी, और उन्होंने अपनी एक अच्छी वो करी, और मेरे को चौधरी साहब से मिलने का बड़ा सौभाग्य मिला। मैं उनसे बड़ा बैठ कर बात कर रहा था। अच्छा। वो बताते थे कि बलवान जी, मेरे को पढ़ाने में चौधरी छोटूराम का भी बहुत बड़ा योगदान है। चौधरी चांदराम को? चौधरी चांदराम जी, वो जी, ये चौधरी चांदराम जी मेरे सामने मेरे हमारी बात हुई। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री भी रहे? हाँ, केंद्रीय जहाजरानी मंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे हरियाणा के। देवीलाल ना जी, चौधरी चांदराम जी उप मुख्यमंत्री भी रहे हरियाणा के राव वीरेंद्र सिंह के टाइम। देवीलाल के साथ मिलकर राजनीति की है उनके? हाँ, देवीलाल टाइम के नेता देवीलाल के साथ भी रहे, चौधरी राव वीरेंद्र सिंह के साथ भी काम किया उन्होंने, दोनों ने इकट्ठे मिलकर। राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री होते थे और चौधरी साहब उसकी उसमें उप मुख्यमंत्री थे। हाँ, और फिर जनता पार्टी टाइम जहाजरानी मंत्री बने, और चौधरी देवलाल जी और उनका भी अच्छा सहयोग था जी आपस में। और कांग्रेस के भी बहुत बढ़िया रहे जी वो चौधरी साहब, कांग्रेस के महासचिव रहे। राजीव गांधी जी के साथ उनकी बहुत अच्छी बनती थी। अच्छा, आप अनुसूचित जाति से हैं, आम पब्लिक में ये परसेप्शन है कि भाई हुड्डा परिवार जो है, डॉक्टर अशोक तंवर और कुमारी शैलजा, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया या उनको राजनीति में उनका नुकसान किया, या भाई जो भी इस तरीके के चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी ऐसी बातें सुनने को मिली। कितनी सच्चाई, क्योंकि आप भी अनुसूचित जाति से हैं, हुड्डा परिवार के बहुत नज़दीक भी है, तो क्या ऐसी चीज़ है क्या? ये गलत अफवाह है जी। हुड्डा साहब कभी भी अनुसूचित जाति के खिलाफ नहीं रहे। गीता मुखर्जी है जी, वो भी तो अनुसूचित जाति की है। उदय भान जी है, वो भी तो अनुसूचित जाति के हैं। बहन करतार देवी थी, वो भी तो अनुसूचित जाति की थी। कि स्वास्थ्य मंत्री भी रही है, स्वास्थ्य मंत्री भी रही। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जितनी इज्जत, जितना मान सम्मान बहन करतार देवी को दिया, इतना तो किसी को जनरल वाले को भी नहीं दिया। तो ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है जी। एक चौधरी भूपेंद्र सिंह, वैसे तो ये जो सांसद है वरुण मुलाना, इनके पिताजी थे फूलचंद मुलाना, उनका भी, इनका तो जो बड़ा एक घनिष्ठ है वो है जी, बड़े आगे करते हैं। लेकिन ये क्या है जी, एक लोग जो ना हवा बना देते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। वो हुड्डा साहब तो हमारे खिलाफ है। हुड्डा साहब क्यों तुम्हारे खिलाफ है? आप हुड्डा साहब कभी आपको महसूस हुआ ऐसा? ना, मुझे नहीं हुआ जी कभी भी। हमारे को तो पूरा मान सम्मान भी देते हैं, और जब भी हम कभी बैठते हैं तो पूरे हमने कभी ऐसा नहीं देखा जी। क्योंकि हुड्डा साहब तो जो ना पिछड़ सत्ता में थे, जब भी हमारा पूरा प्रतिनिधित्व दिया, सारी उसने की शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल कास्ट का पूरा मान सम्मान रखते हैं जी। अच्छा, आप रोहतक में रविदास हॉस्टल है, उसके 10 साल 14 साल तक, कितने साल? 10 साल प्रधान रहे। 10 साल प्रधान रहे। तो आपने उस हॉस्टल का क्या काम है? उस हॉस्टल में जी गरीब बच्चे जिनके पास यहाँ रोहतक में पीजी में वगैरह में कमरे लेने के जो जिनकी वो नहीं होती, वो बच्चे वहाँ रहते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं बच्चे, उनको हम वहाँ पर जो है कमरे मुहैया कराते हैं निःशुल्क। उसमें क्या है, सिर्फ हमें मेंटेनेंस बिजली का जो बिल ब्याल आता है वो लेते हैं, बाकी 600 रुपये लेते हैं। बाकी हम उन बच्चों से कुछ नहीं लेते। कितने बच्चे एक साथ वहाँ रह सकते हैं? हमारे यहाँ मेरे टाइम में 48-49 बच्चे वहाँ थे जी, जिसमें हमने अटैच लैट्रिन बाथरूम के कमरे बना रखे हैं, लाइब्रेरी बना रखी है, पीछे पार्क है। यानी कि पीजी इसमें एक घुटन महसूस करके बच्चे रहते हैं वहाँ, खुले मेरे बच्चे। कौन सी जगह पे है ये आर्य नगर में जी। आर्य नगर। हाँ जी। तो वे कौन बच्चे होते हैं जिसको आप ये हॉस्टल देते हैं? कोई भी आए जी, गरीब बच्चा, कोई भी किसी भी समाज का, पढ़ने ऐसा है जी। ज़्यादातर तो हम पढ़ने बच्चों को देते हैं। नौकरी वाला तो कोई रेयर ही कोई आएगा ना, तो नौकरी वाला वहाँ रहेगा भी नहीं। ज़्यादातर तो पढ़ने वाले बच्चे या कोचिंग बातें हैं, वो बच्चे आते हैं जी, उन्हीं को कमरा देते हैं। तो वहाँ जो हॉस्टल में ग्रांट व्रांट है वो कहाँ से मिलती है, कैसे उसका? उसमें एक तो जी हम समाज के कोई भी, आप जैसे कोई भी समाज का जो बुद्धि संपन्न आदमी है वो भी डोनेशन दे देते हैं। और फिर सरकार भी किसी को, मंत्री को, किसी सांसद को हम बुला लेते हैं, तो भी कमरे वो बनाने के लिए या कोई और टॉयलेट बनाए उसके लिए वो भी ग्रांट, सरकार भी ग्रांट दे देती है। बाकी तो हमें समाज में आपस में वो कर लेते हैं, और समाज वहाँ खूब पैसे देता है जी। आप ऑटो रिक्शा यूनियन के प्रधान भी रहे हो? हाँ, मैं ऑटो रिक्शा यूनियन का सन 1991 में रहा जी। 1991 में जी। मतलब आप रिक्शा, आपके पास भी ऑटो रिक्शा थी? हाँ जी, उस टाइम मेरे पास 2 ऑटो रिक्शा थी,
और आपके पास? हाँ जी। और हमें 1.5 साल रहा। मेरे से पहले हरिओम कौशिक जी हमारे प्रधान होते थे, और हरिओम कौशिक जी जो जाने के बाद फिर मेरे को प्रधान बना दिया था। मैं 1.5 साल प्रधान रहा वहाँ का। तो उस टाइम पे शहर में कितनी ऑटो रिक्शा होती थी? उस टाइम शहर में जी सारी जो है 250-300 ऑटो होती थी, और सिर्फ 2 ही जगह चलती थी ऑटो रिक्शा, बस स्टैंड से मेडिकल और डबल फाटक से बस स्टैंड या मेडिकल, 2 ही जगह बस। बाकी जो है पुराना बस स्टैंड? पुराने बस स्टैंड से जी, पुराने बस स्टैंड के बाहर जो है ऑटो लगती थी, वहीं से मेडिकल, और डबल फाटक से मेडिकल और बस अड्डा। रियायत आपकी रोहतक में रही है? हाँ, मेरी रोहतक में काफ़ी साल से रोहतक में हूँ जी मैं। मेरे को हो गए 25 साल। तो यहीं पे वोट बनी हुई है? हाँ, अब वोट यहीं बनी है जी। पीछे मैंने गांव का सरपंच था, जब गांव में वोट मैंने शिफ्ट करा ली थी, उसके बाद फिर मेरी यहीं आ गए थे। तो आप मेयर की टिकट के लिए आपने बायोडाटा दिया है? हाँ जी। कांग्रेस पार्टी में। तो क्या लगता है आपको क्यों मिले टिकट? आपसे पहले तो और भी कई लाइन में है जो यहाँ। देखिए जी, एक तो हमें समाज के प्रति और अपने रोहतक के प्रति हम एक सच्ची निष्ठा से जो है सेवा करते हैं। मैं रोहतक कांग्रेस का जो है 10 साल से लगातार SC डिपार्टमेंट का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। अभी मेरे को 2000 संगठन नहीं है या संगठन उस वो मेन संगठन नहीं है, ये तो बने हुए हैं? हाँ, ये बने हुए हैं जी, SC डिपार्टमेंट का। अच्छा, हरियाणा कांग्रेस SC डिपार्टमेंट, उसका मैं जिला अध्यक्ष हूँ जी अभी भी। और पीछे मेरे को बादली का प्रभारी बनाया था, इलेक्शन 2024 का भी मेरे को बादली का प्रभारी बना। वहाँ भी हमने बड़ी मेहनत की, और कल कुलदीप वत्स जी हमारे जो विधायक बने, बड़ी अच्छी वोटों से बने। और उससे पहले मैं यूथ कांग्रेस का भी सन 89 में भी मैं यूथ कांग्रेस का सेक्रेटरी था जी, रोहतक में। और हमें जो है समाज सेवा में भी चल रहे। कोरोना काल में देखो आप, OP जी आप ही गए उसमें, आप के वहाँ मेरा ऑफिस होता था, मैंने अपनी पूरी सरपंची की जितनी भी सैलरी है मैंने सारी कोरोना रिलीफ फंड में दी। 1000 आदमियों को मैंने अपने साथियों से मिलकर, आपस में किसी उससे नहीं लिया, आपस में साथियों ने इकट्ठे करके ने हमने 1000 परिवारों को राशन वितरित किया। नहीं, आपने तो स्कूल में या स्टेडियम में काफ़ी जगह जो खाली पंचायती ज़मीन है, हाँ, वहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे भी लगवाए। हाँ, खूब पेड़ पौधे भी लगवाए। और गांव में मैं सरपंच रहते हुए जी मैंने एक बल्कि हमारी दलित बस्ती के साथ में एक जगह पड़ी थी, जहाँ पर पूरे गांव का कूड़ा करकट जो है वहाँ कुत्ता मरता तो वहीं गिरते, सूर मरता वहीं गिरते, उस जगह को मैंने कवर करके है। और वहाँ पर मैंने एक अच्छा अम्बेडकर भवन, अच्छा, हाँ, जिसमें 85 लाख रुपए की राशि जो है मैंने इधर उधर से सारी करके न ग्रांटों से 85 लाख रुपए का अम्बेडकर भवन, जिसमें 60 बाई 40 का बड़ा हॉल, 16.5 फुट पर छत, एक तरफ टॉयलेट अलग से, एक तरफ रसोई, और एक तरफ जो है अलग से खाने का, अलग बैठने का, पूरा सारी 4 दीवारी मैंने अम्बेडकर भवन बना। ये मैं अपनी एक बड़ी ये भी उपलब्धि मानता हूँ मेरे गाँव में। जिन गरीब आदमियों के टेंट के पैसे भी नहीं, जिनको शादी करनी है, वो अपना आराम से जाए, सारी एक जगह में सारी व्यवस्था, कोई कुछ लाने की जरूरत नहीं जी। रोहतक में ऐसी कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप इस चुनाव में उठाए जाएंगे अगर जब टिकट मिला तो? रोहतक में जी एक तो मेरा पहला टारगेट होगा कि रोहतक वासियों को मैं पानी के लिए नहीं तरसने दूंगा। पीने के पानी के बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी, इसको जड़ से खत्म। पहले एक महीना पहले टारगेट बना लूंगा OP जी, अगर भाई गर्मी का मौसम आने लग रहा है, गर्मी के मौसम से 1 महीना पहले मैं अपना ये टारगेट बढ़ा लूंगा, वे सारे प्रशासन को अलर्ट कर दूंगा और खुद बैठ जाऊंगा। वाटर वर्क्स में बैठना होगा था, वाटर वर्क्स में खुद कुर्सी घाल के बैठ जाऊंगा। भाई मेरे रोहतक वासियों को बैठोगे, दरी बिछा के पहले तो कुर्सी घाल के बैठेंगे जी। अच्छा, मतलब लोगों को मेयर की ताकत दिखाओगे? हाँ, मेयर की ताकत दिखाएंगे। मेयर को छोटी बात थोड़ी ना जी, मेयर चाहेगा तो मेरा रोहतक शहर पानी के बगैर कैसे तरस जाएगा। सबसे पहले पानी की, जहाँ गंदा पानी जा रहा है उसका भी सारा इलाज करेंगे, और साफ सफाई। अभी जो भाजपा से जो मेयर बने थे पिछले, मनमोहन गोयल, वो कहते थे कि मेयर की तो चलती है कोई, और डम्मी, वो अपने आप को डम्मी मानता था जी। मेयर की पावर क्यों नहीं होती? अरे जब प्रजातंत्र में पावर ही जिसको जनप्रतिनिधि, वो भी डायरेक्ट, और वो भी डायरेक्ट, उसकी भी पावर नहीं है, तो फिर पावर किसी की है नहीं, फिर किसकी पावर है जी? जिसने अपनी पावर यूज नहीं करनी आओ तो क्यों मैं कह दूँ। तो आपने सरपंच की भी पावर दिखाई और मेयर बन गए तो उसकी भी दिखा दो? उसकी भी दिखावांगे जी। अच्छा, एक तो पानी की समस्या, हाँ जी, और सफाई की जी। रोहतक को
हिंदुस्तान में सबसे साफ सफाई वाला शहर बना देंगे जी, ये मेरा वायदा आपसे। आप फिर जिस दिन परमात्मा ने हमें टाइम दिया, कांग्रेस पार्टी ने हमें टिकट दी और हम मेयर बने, आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से आपको ये दिखा देंगे रोहतक में लोग मटके नहीं फोड़ेंगे पानी के लिए, और रोहतक में साफ सफाई के लिए कोई रसा प्रदर्शन नहीं करेंगे। और अखबार में ये आएगी अगर रोहतक पूरे हिंदुस्तान में सबसे साफ सुथरा शहर है। इंदौर को पीछे छोड़ दिया, इंदौर को सफाई के पीछे छोड़ मामले देंगे जी, साफ सफाई में हम दिखाएंगे जी कैसे साफ सफाई होती है, हमें तो काम करना आता है जी। और पार्किंग की क्या? पार्किंग की देखो सबसे जी, बड़ी समस्या। सबसे बड़ी पार्किंग की समस्या, उसको भी देखो जी सारी में आपने वो सारी कहूँ ये गलत होगा। पार्किंग के लिए मैं बैठ कर अधिकारियों से, आपस में शहरवासियों से बैठ कर डिस्कस करेंगे, उसके बाद वो करेंगे जी। सारे मन को दिन में सारी चीज़ वो तो सारी चीज़ समझने। आप ऑटो रिक्शा यूनियन के प्रधान भी है। आज शहर में जो ट्रैफिक व्यवस्था की जो सबसे ज़्यादा जो कारण मानते हैं और पोल्यूशन का, वो ऑटो रिक्शा मानते हैं। नहीं, ये तो गलत बात है। वो भी बेचारे इसी शहर के हैं, इसी हरियाणा के हैं, वो अपना रोजगार चला रहे हैं। नहीं, ये नहीं कहते कि उनका रोजगार छीन ले। मैं कह रहा हूँ ऐसा देखो कोई उसमें व्यवस्था की जा सकती ये है। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि उनको लाइन में चलाए, उनका एक स्टैंड निर्धारित करें, भाई यहाँ अपने रोकनी है, यहाँ अपने नहीं रोकनी है। ये पुलिस प्रशासन का ट्रैफिक का कार्य है। अब उनसे भी मिलकर इस बारे में एक मीटिंग करेंगे प्रशासन से। ये ऑटो रिक्शा यूनियन की जो संख्या है, जो उनके ऑटो चालकों की, उसकी वोट लेने के लिए तो आप ऐसा नहीं कह रहे हैं? नहीं, वोट लेने देखो जी, वोट एक अलग चीज़ है और धरातल अलग है। जब मैंने कहा ना, उसमें हम प्रशासन से मिलकर ऑटो रिक्शा भी इस रोहतक के, इस हरियाणा के वासी हैं, उनको भी अपना काम धंधा करने का जो ना अधिकार है, उनका वो बनता है। हम ये कहेंगे प्रशासन से, भाई इनको भी तकलीफ ना हो और आम जनता को भी तकलीफ ना हो, ऐसे स्टैंड बनाओ, ऐसे जिम्मेवार इसको जो ना समझाओ। हम भी समझाएंगे, भाई गलत दिशा में ना चलाओ, गलत उसमें ना खड़ी करो, भाई जिससे शहर आम आदमी को कोई परेशानी ना हो, तो उसको समझाने से काम चलता है जी। और ये महात्मा गांधी ने भी लोगों को समझाया, देश आज़ाद करा दिया। तो कांग्रेस पार्टी से मेयर की टिकट के लिए सूरजमल किलोई, ममता रानी जो पार्षद रही हैं, एक कोई बलजीत राणा का नाम भी सुनने में आ रहा है, तो एक बलवान रंगा भी है जो आप हैं। ठीक बात है जी। तो उनसे ज़्यादा हैवी वेट आप कैसे हैं भाई, आपको क्यों मिले टिकट? देखो जी, उन लोगों का मैं अपने से कोई कंपैरिजन नहीं करता। मैं अपने आप को, मैं किसी का नाम ना लेके, मैं अपने आप को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानता हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, दीपेंद्र हुड्डा का मैं वफादार साथी हूँ। मुझे टिकट मिले ना मिले, मैं उन्हीं का साथी हूँ जी, उन्हीं का वफादार साथी हूँ और उन्हीं का रहूँगा। और विधायक भारत भूषण बत्रा के, वो तो हमारे बड़े भाई हैं जी, वो तो हमारे गुरु जी हैं, उनके तो बड़ा उनका आशीर्वाद रहता हमारे ऊपर हर टाइम, हमेशा। बहन हमारी शकुंतला खट्टर का, वो भी हमारे आदरणीय बड़ी बहन है, हमारा सबसे बहुत बढ़िया जी, सबसे। हम किसी के विरोधी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के हिमायती हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, दीपेंद्र हुड्डा के हम सच्चे सिपाही हैं। वो जो आदेश करते हैं हम उसी आदेश पर चलते हैं। 3,19,000 वोट है हाँ जी नगर निगम में। अनुसूचित जाति की कितनी वोट है? अनुसूचित जाति का वो तो है नहीं, बाकी 80-90 हज़ार अनुसूचित जाति की वोट है, जिसमें DSC भी आ जाते हैं, रविदासिया समाज आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा संख्या किसकी है? देखो जी, इस बारे में मैंने कोई रविदासिया समाज, और न मैं वैसे तो देखो कहा था, लोग तो यही कहते हैं कि भाई इतने में तो रविदास समाज है और इतने में और शेड्यूल कास्ट है। अच्छा, आपने कभी जातीय समीकरणों पर कभी ऐसे ना, मैं ना जातीय समीकरण में मैं लड़ाई भी नहीं लड़ता जी, ना मैं राजनीति करता जातीय समीकरण में। मैं तो सर्व समाज की राजनीति करता हूँ, सर्व समाज से हाथ जोड़ता हूँ। मैं अच्छा लगूँ तो मेरे को दे दो, ना तो मैं तो देख लो नहीं, गाँव में भी मैंने 2 जनरल के इलेक्शन लड़े। अगर मैं जाति अगर वो करता, अगर शेड्यूल कास्ट की बात करता तो मैं क्यों इलेक्शन लड़ता? हाँ, सामान्य जाति में अनुसूचित का तो बंदा चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता। और मैंने इलेक्शन लड़े जी, 2 इलेक्शन लड़े और दोनों में अच्छी हो रहा। और फिर शेड्यूल कास्ट का इलेक्शन आया तो आपने देखो ना, एक तरफा जीत गए। तो मेरा कहाँ रही मेरी जो जातिवाद आदमी है और जाति की बात करता है, मैं जाति की बात करता है नहीं जी। टिकट बायोडाटा जमा करवाने से पहले या बाद में हुड्डा साहब से आशीर्वाद लिया है आप?
हाँ जी, आशीर्वाद तो रोज ले वहाँ जी। हम तो जब भी आते हैं, जब भी दिल्ली जाते हैं, आशीर्वाद ले गए आते हैं जी। और उनका आशीर्वाद तो हमारे में, ये टिकट की बात नहीं जी, टिकट तो समीकरण देखे जाएंगे, क्या उनको उनके दिल में क्या है जी। वो कहते हैं ना ओपी जी, अब मैं तो खास हूँ, अगला अगला मेरे बारे में कितने सोचते हैं वो तो उनमें बेरा है जी। भाई मैं किस उस पर खरा उतरूंगा, किस पर ना उतरूंगा, उनके खरे में कौन है, हम उस बात पर नाराज भी नहीं है जी। टिकट देंगे तो बढ़िया तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, और नहीं मिली तो जिसको देंगे उसकी मदद कर देंगे जी। उसको कांग्रेस का मेयर बनाना हमने रोहतक में पक्का पक्का, अब की बार जी। अच्छा ये बताओ, बहुत महंगा इलेक्शन है मेयर का इलेक्शन तो बहुत महंगा इलेक्शन है, हाँ जी, हाँ जी। तो कई करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, कहाँ से लेके आओगे? ऐसा है जी, जिसके साथ जनसमूह होता है ना, उसको पैसे की जरूरत नहीं होती। लोग जो मेरे कई दिन 4 दिन पहले हमें एमपी साहब के पास गए थे, गाड़ी घोड़े शराब और पता नहीं के वो कहाँ से आऊंगी? ऐसा है जी, शराब की तो वो खाम वो करते हैं, इलेक्शन में वो चलता है। मेरे साथी अब मैं 4 दिन पहले गए थे एमपी साहब से, 35 सरपंच मेरे जो साथ में सरपंच रहे थे, 35। हाँ, उन्होंने ये कहा एमपी साहब आप बलवान सिंह रंगा को टिकट दीजिए। हम 35 के 35, वैसे 40 सरपंच हैं जो मेरे अपने सर्कल के हैं, आपके टाइम के? हाँ, या अब मौजूदा? मेरे टाइम के जी। हम बलवान रंगा का तन मन धन से सहयोग करेंगे और इसका इलेक्शन हम लड़ेंगे। 35 सरपंच? 35 सरपंच। तो 35 सरपंच अगर आपके साथ आ जाएंगे उस टाइम के, हाँ, तो इलेक्शन तो आपका लड़ गया। साथ है जी। और मेरे जो न समाज के मेरे जो मेरे हॉस्टल में जो मेरे साथी रहे हैं, बड़े बड़े अफसर भी हैं, रिटायर भी हो लिए अभी नो, वो सारे मुझे चाहते हैं जी। वो कहते तू टिकट, भाई तेरे को टिकट मिल गई तो तेरा इलेक्शन हम खुद लड़ेंगे, तेने लड़ेंगे, तेने ना पीछे लाने की जरूरत ना और क्या मत करना। तो हुड्डा साहब का आशीर्वाद है, सरपंचों का आशीर्वाद है, हाँ जी, आपके रविदास हॉस्टल के जो अधिकारी है, बड़े IAS IPS लोग हैं जो, उनका आशीर्वाद है, तो इसका मतलब फिर तो 90% तो आपका टिकट पक्की होगी। बस जी, आपका आशीर्वाद, आपका और साथ मिल जाएगा हमारा, क्योंकि आप भी इस रोहतक के बासिंदे हो जी। हम तो रोहतक मेरी वोट तो है, मेरे तो किलो ही में। आपका साथ बहुत है जी, यहाँ है, आपका भी रहेगा हमारे साथ। अरे चौधरी साहब का, हुड्डा साहब का आशीर्वाद है, टिकट मिल जाते देखियो जी, 38,000 वोटों से फालतू जीतूंगा जी। 38,000? 38,000 से ऊपर लेगा ना, 40 का लेगा ना, 50 का, 38 का कैसे लेके? 38 का न्यू लेगा जी। हमने बेरा है पिछला इलेक्शन, जब ये सीताराम सचदेवा जो इलेक्शन हारे, जब संचित नांदल 33,000 वोट ले रहा था जी, 33 वे मेरा आऊंगी जी, और 20,000 मेरी और, जो मेरे 50 15,000 दा आ रहा था, तो 35,000 होगी जी। 35,000 मैं 38 का ला रहा हूँ, 38,000 तो फालतू जीतूंगा। मतलब आपने तो पूरा, हाँ, पूरा खाका तैयार कर रखा है। ओपी जी, आपने एक और बताऊं मैं बड़ा वो नहीं होती, रोहतक शहर मेरा इतना वो है कि कॉलोनी नहीं, किसी भी गली में मैं चला जाता हूं तो मेरे को 2-4 आदमी उस गली में मिलते हैं जो मेरे को जानते हैं, या तो बाई नेम या बाई फेस। का एक भी गली मोहल्ला ऐसा नहीं है, हाँ, जहाँ बलवान रंगा को कोई ना जानता, कोई ना जानता हो। ये मेरी अपनी एक पहचान है। मैंने ओपी जी रोहतक में, ये रोहतक में लगा लो, मैं तो रोहतक की बात करूंगा, अगर ये लोग ये कहते थे कि भाई फलाने को जो है कंबल दान कर दिए। मैंने 2010 में एक मुहिम चलाई थी, अगर भाई इस दान शब्द ने हटवा के सम्मान करो। मैंने बुजुर्ग सम्मान समारोह के नाम से मैं हर सकरात को जो है कंबल देता हूँ। अच्छा, दान करने से थोड़ा महसूस सा होता है उन लेने वाले को भी कि भाई एक सम्मान करो उसका। अच्छा, भाई दान मत करो, सम्मान करो उसका। तो तब से आपने भी मेरी कवरिंग करे हो? हाँ जी, आपने भी मेरी कवरिंग करी है। हाँ, कई बार हमने कवरेज की आपकी। 2,000 कंबल मैंने एक टाइम में लोगों को जो है सम्मान किया, दो उसे। और हमारे मैं खोखरा कोट पे वहाँ मैं जाता था, मेरा मकान था वहाँ पर, वो कई बूढ़ी औरतें कहती थी अगर ये बलवान हम तक कदे हमारी तो हड्डी है जो न हरिद्वार जाएंगी, भाई हमने तो हरिद्वार देखा नहीं। अच्छा। मैंने ओपी जी आँखों में पानी आ गया था, 150 औरतों को मैंने हरिद्वार भेजा था अपने खर्चे से। गंगा जी में डुबकी लगवाई? गंगा जी में डुबकी लगवाई थी ऐसे। तो गंगा जी में डुबकी तो जो अपने महम से विधायक रहे हैं बलराज कुंडू, उन्होंने भी काफी महिलाओं को डुबकी लगवाई। उनको भी पूरा मान सम्मान दिया पब्लिक ने, क्यों नहीं दिया? विधायक बना दिया। इस चुनाव में तो नहीं दिया। देखो जी, कई बार समीकरण बन जाते हैं, उसने अपनी दूसरी लाइन बदल ली होगी, उस बारे में मैं नहीं कह सकता वो उसका क्या वो है, उसने किस उससे भेजी,
अरे भाई उसने भेजी तो उसको लोगों ने आशीर्वाद भी दिया, इतनी वोटों से चौधरी आनंद सिंह डांगी को हरा दिया था पिछला इलेक्शन। भाई तो और किसी चीज में उसकी कमी रहेगी होगी जी, इस बात में तो हम क्या कह सकते हैं। तो भाजपा की तरफ से कोई भी आओ आपके सामने, कोई भी आओ जी, कोई हमने चिंता नहीं? ना कोई चिंता नहीं, हमने कोई मत नहीं। मुख्यमंत्री भाजपा का बैठा, सेंटर में मोदी जी बैठे, आपको लगता है कि ये इतना आसानी से जीत जाओगे? हाँ जी, वो अब ये बीजेपी सरकार कहती है, बीजेपी वाले कहते हैं भाई 3 इंजन की सरकार, 3 इंजन की सरकार बनवावांगे। और मैं ये कहता हूँ 3 इंजन की नहीं, रोहतक में हम 6 इंजन की सरकार बनावांगे। 6 की? हाँ। वो कैसे बनेगी? 4 तो हमारे विधायक कांग्रेस पार्टी के, एक हमारा सांसद और एक हमारा मेयर बनेगा, तो 6 इंजन की सरकार होगी कि नहीं होगी? 6 की होगी। तो ऐसे दमक, ऐसे थोड़ी थोड़ी ग्रांट भी देंगे। मैंने गूंज रोहतक ने इंदौर से भी ज्यादा सुंदर एक चमका दोगे। हिंदुस्तान में देखा हुआ है रोहतक से कोई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में इतने विकास कार्य करे, आज रोहतक उन्हीं के नाम से चमक रहा है। जो इतनी IMT मनी अनिल विज 10 साल रोगा मर गया, अम्बाड़े में IMT नहीं आई साहब। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक के चारों तरफ का IMT घुमा रखी है, जो रोहतक जो आज आगे बढ़ रहा है। हम तो 6 इंजन की सरकार बनावांगे, जितनी इंजन की क्या करेंगे? 4 विधायक, एक सांसद और एक मेयर। आप बताओ, 6 इंजन की सरकार नहीं होगी? 6 की होगी। तो चलो रंगा साहब, हम तो उम्मीद करते हैं आपको टिकट मिले और आप मेयर का चुनाव लड़ें, और फिर हम आपका दोबारा से एक और इंटरव्यू करें। हम आपका तो बहुत बहुत जी धन्यवाद। आप लोगों का धन्यवाद। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद, दीपेंद्र हुड्डा का साथ और इस रोहतक पब्लिक का आशीर्वाद हम तो ये जी। थैंक यू जी, धन्यवाद। धन्यवाद।